स्वर्णा के दो बेटों की शादी हाल ही में हुई होती है, लेकिन एक बहू नए जमाने जैसी होती है, तो वही दूसरी बहू पुराने जमाने जैसी होती है। और खास तौर पर खाना बनाने के मामले में। वाह भाई वाह। क्या कमाल का खाना बनाया है तूने अनु। ऐसी पूरी सब्जी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई। शुक्रिया माजी। माजी और कुहू, मेरी भी एक पनीर की डिश ट्राई कीजिए ना। इसे मैंने थोड़ा वेस्टर्न टच दिया है, लेकिन ये भी एकदम कमाल का बना है। टेस्ट करिए ना। आप दोनों का रिव्यू जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसका तो होलिया देखकर ही मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। ये मानो पनीर का कचुम्बर करके उसे बाकी सब्जियों के बीच बेवजह घुसेड़ दिया हो। ओह माँ, क्या आप भी। अरे अगर आप टेस्ट नहीं करोगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाभी ने खाना कैसा बनाया है। और मिष्टी भाभी, ये डिश तो काफी टेस्टी है, इसलिए मैं तो और खाऊंगी। थैंक यू सो मच कुहू। मोस्टली घर वाले मेरे हाथ का खाना खाते ही नहीं, लेकिन तुम हमेशा खाती हो और पूरे दिल से पसंद भी करती हो। यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर भाभी। और माँ जी, क्या आप भी ये पुराने जमाने का खाना खाती रहती हो? जरा इसे छोड़कर कभी नए जमाने का खाना भी खा लिया करो। और तुम अनु, तुम्हें भी वक्त के साथ बदलना चाहिए ना। अरे तुम कब तक सबको ये पुराने जमाने का खाना खिलाती रहोगी? और ये खाना कितना मसालेदार और ऑयली होता है। अरे इसे खाकर सेहत खराब हो सकती है ना। अरे नहीं मिष्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर खाने का अपना अपना फायदा और नुकसान होता है, और उसमें डाले जाने वाले मसालों की संख्या कम होनी चाहिए। तेल और तीखापन, इन पर ही कई सारी चीजें निर्भर होती हैं। माना कि मैं देसी खाना बनाती हूँ, लेकिन तेल और मसाले एकदम नियमित रूप से इस्तेमाल करती हूँ। और ये तेल और मसाले शरीर में जाना भी बहुत जरूरी होता है। हाँ मिष्टी बहू, अनु बिल्कुल सही कह रही है। अरे मैंने तेरे हाथ के बने एक दो पकवान खाए हैं, और नए जमाने के हिसाब से तू भी काफी अच्छा खाना बनाती है। लेकिन मैं तो ठहरी बूढ़ी, पुराने जमाने वाली, इसलिए ये सब पकवान मुझे रास नहीं आते। माफ करना बेटा, लेकिन तू दिल छोटा मत कर, क्योंकि तुम दोनों भी अपने अपने हिसाब से स्वादिष्ट खाना बनाती हो। हाँ माँ, मैं तो बहुत लकी हूँ जो मुझे देसी और मॉडर्न खाना एक ही घर में खाने मिलता है, वो भी एक साथ, क्योंकि मेरे पास अब दोनों जैसी भाभियां जो है। मिष्टी के मुकाबले में सबको अनु का देसी खाना ज्यादा पसंद आता है। जब भी कोई मेहमान या अड़ोस पड़ोस का आता है, सब ज्यादातर अनु की ही तारीफें करते हैं। ये लो मिष्टी बेटा, तुम्हारा नेग। अरे बाप रे, 2,000 रुपए? लेकिन इतने सारे पैसों की क्या जरूरत थी चाची जी? अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ पर बहुत कम आती हूँ, और अब की बार जाऊंगी तो ना जाने वापस कब लौटूंगी। और वैसे भी तुमने नए जमाने की इतने लाजवाब पकवान बनाकर खिलाए हैं मुझे, तो उसके लिए तो इतने रुपए बनते ही है ना। हाउ स्वीट चाची जी, थैंक यू सो मच। और अनु बेटा, ये रहा तेरा नेक। धन्यवाद चाची जी। पाए लागू। अरे नहीं बेटा, जब सुबह मैं यहाँ पर आई थी तभी तो तुमने मेरे पैर पकड़कर आशीर्वाद लिया था ना। तो अब दोबारा मत करो, बस खुश रहो तुम सब, यही मेरी प्रार्थना है। वैसे चाची जी, आपने मिष्टी भाभी को 2,000 रुपए दिए और अनु भाभी को 3,000। मेरा मतलब अनु भाभी को एक्स्ट्रा 1,000 रुपए क्यों दिए आपने? क्योंकि अनु के हाथ का खाना मुझे मिष्टी के खाने से ज्यादा अच्छा लगा। बहुत ही साधारण पकवान बनाए थे इसने, लेकिन उनमें भी इसने अपने अंदाज से मसाले डाले थे, और साथ ही शायद बनाने का तरीका भी अलग था। और उसे खाकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी दादी के हाथ का खाना खा रही हूँ। बहुत खूब अनु बेटा, ऐसे ही बढ़िया खाना बनाती रहो और सबका प्यार और आशीर्वाद लेती रहो। जरूर चाची जी, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सब देखकर मिष्टी को बहुत बुरा लगता है। उसका एक यूट्यूब चैनल भी होता है, जिसमें वो अपनी अनोखी रेसिपीज की शॉर्ट्स डाला करती हैं।
ये देखो प्रणीत भाई, भाभी के इस शॉर्ट्स को 2 दिनों में पूरे 100 व्यू आए हैं। है ना एकदम खास बात। हाँ कुहू, ये तो तुमने एकदम सही कहा। कीप इट अप मिष्टी। थैंक यू प्रणीत। अच्छा सुनो ना, आज ना मैंने ये स्पेशल डिश बनाई है जिसका नाम है मैजिकल लेडी फिंगर प्लेटर। अरे ये तुम क्या करती रहती हो मिष्टी? कोई भी एक सब्जी उठा लेती हो और उसकी बैंड बजाकर उसे प्लेटर में बदलकर सर्व कर देती हो। और ये भिंडी का क्या हाल बना दिया है तुमने। देखो, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं खाने वाला। अरे कैसे पति हो तुम प्रणीत? तुम्हें तो मेरी कोई भी डिश पसंद नहीं आती। मिष्टी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी डिश मैं और कुहू खा लेंगे। क्यों कुहू? हाँ भैया, मुझे तो भाभी की हर एक डिश बहुत पसंद आती है। और भाभी, प्रणीत और माँ तो ओल्ड फैशन ही हैं और इसीलिए इन्हें मेरी बीवी के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। लेकिन कोई बात नहीं, इन्हें जो पसंद है उन्हें खाने दो और हमें जो पसंद है वो हमें खाने दो। और आज तो मैं आपके ये यूनिक प्लेटर को खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। देखा प्रणीत, कुछ सीखो अपने भाई बहन से। एनीवेज, थैंक्स कार्तिक। चलो तुम और कुहू एक साथ बैठ जाओ, मैं सर्व कर देती हूँ। ठीक है भाभी। फिर ऐसे ही एक रोज। ओफो माँ जी, अनु कब से रसोई में खाना बनाई जा रही है? ऐसे कितने लोगों का खाना बना रही है वो? मुझे भी अपनी एक न्यू डिश ट्राई करनी है। शॉर्ट अपलोड करना है मुझे यूट्यूब पर। मेरे सब्सक्राइबर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे मिष्टी बहू, वो आज अनु को अपना पहला ऑर्डर मिला है, तो वो उसी ऑर्डर को पूरा कर रही है। मतलब कैसा ऑर्डर माँ जी? अब तुझे तो पता ही है कि मुझे खाने के फोटो डालने का कितना शौक है। तो अनु ने जो खाना बनाया था, तो मैं अनु के बनाए हुए पकवानों के फोटो खींचकर व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला करती थी। तो कई सारे लोग अनु की तारीफें करते हुए मुझे ढेरों मैसेज करते थे। और उसी में से एक मेरी पहचान की महिला है और उसके घर पर आज एक फंक्शन है, तो उसी ने खाने का ऑर्डर अनु को दिया है। और इस ऑर्डर के अनु को बहुत अच्छे पैसे भी मिलने वाले हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बहू, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब अनु अपने दम पर कुछ करके पैसे कमाएगी और अब से तो मैं उसे ऐसे ही ऑर्डर लेने के लिए कहूंगी, जैसे तू वो ऑनलाइन वीडियोस डालकर पैसे कमाने का सपना देखती है, वैसे ही अनु भी घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। वैसे मिष्टी बहू, तेरी यूट्यूब चैनल की प्रगति कब होगी? कब से देख रही हूँ मैं, बस 60 लोगों ने ही सब्सक्राइब कर दिया है और अब तो 2 महीने हो गए हैं और तू तो हर 2 दिन में वीडियो भी डालती है, फिर भी तेरा वही हाल है। अब सब कुछ इतना झटपट थोड़ी ना हो सकता है। यूट्यूब पर अपनी ऑडियंस बनाने के लिए टाइम लगता है माँ जी। लेकिन आप देखना, एक दिन मैं भी बड़ी यूट्यूबर बनूंगी। अपने मॉडर्न खाने को पोस्ट करके मैं अपनी एक अलग ऑडियंस बनाऊंगी। चल अच्छा है, ऐसी ही मेहनत करती रहे तो फल भी तुझे जरूर मिलेगा। अनु को ऐसे ही 2 से 3 ऑर्डर मिलते हैं और सभी लोग उसे अपना रेस्टोरेंट खोलने का सुझाव देते हैं। रेस्टोरेंट? लेकिन वो तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और मैं अकेले सब कुछ कैसे कर पाऊंगी? ना बाबा ना, मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। घबराओ मत अनु, तुम खुद नहीं जानती कि तुम में कितनी क्षमता है। और जो औरत एक घर को संभाल सकती है, वो एक रेस्टोरेंट को भी बड़ी आसानी से संभाल सकती है। इसलिए तुम चिंता मत करो और हम सब है ना, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। बस तुम हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। हाँ अनु बेटा, हर कोई तेरे हाथ का खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाता है। सभी लोग कितना चाव से खाते हैं, इसलिए तुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना ही चाहिए। हम सब है तेरे साथ। घर वालों की बातें सुनकर अनु का हौसला बढ़ता है और वो रेस्टोरेंट के लिए मान जाती है। लेकिन वो रेस्टोरेंट एकदम देसी तरीके से ही बनाती है और उस रेस्टोरेंट का नाम होता है घर का खाना। तो अनु बेटा, तेरे रेस्टोरेंट का पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा माँ जी।
दिन की शुरुआत में थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर बाद में सब ठीक हो गया। वैसे माँ जी, मैंने भी अपना रेस्टोरेंट खोलने का तय किया है और उसके लिए मैंने जगह भी बुक की है। आधे से ज्यादा तैयारियां भी कर ली हैं। लेकिन हाँ, मैं अपने रेस्टोरेंट में सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न डिशेस ही रखूंगी। क्या बात है! लेकिन मिष्टी बहू, अगर तुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना ही है तो तू अनु के रेस्टोरेंट में ही अपना मॉडर्न खाना बेचना। दो दो अलग अलग रेस्टोरेंट बनाने की क्या जरूरत है? अब जिसे जो पसंद है वो उस पकवान को वहां खा सकता है ना। हाँ मिष्टी, माँ जी ने काफी अच्छा सुझाव दिया है। तुम अपना अलग रेस्टोरेंट मत खोलो, मेरे रेस्टोरेंट में ही अपना खाना बनाओ। नहीं नहीं, अरे पागल पागल हो गई हो क्या? ऐसे पुराने जमाने वाले रेस्टोरेंट में कौन आएगा, जहाँ का माहौल भी बोरिंग हो और खाना भी। मैं तो अपना एकदम स्टाइलिश और मॉडर्न रेस्टोरेंट बनाऊंगी, जो तुम्हारे सादे और सिंपल रेस्टोरेंट से 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा। अब मिष्टी अनु के रेस्टोरेंट के सामने ही अपना रेस्टोरेंट खोल देती है, जिसका नाम होता है मॉडर्न वुड पैलेस। ये लो माँ, ये डिश खाओ। फलाफल नाम है इसका, बहुत यमी है। ये तो मुझे कहाँ लेकर आया है बेटा? अरे ये सब तो मेरे गले के नीचे भी नहीं जा रहा। ऊपर से ये सारी डिशेस कितनी महंगी हैं। मैं तो चली सामने वाले रेस्टोरेंट में, क्योंकि वहां पर देसी खाना मिलता है। अब तो यहीं पर बैठकर यहाँ का मॉडर्न खाना खा। मैं तो सामने जा रही हूँ। अपने रेस्टोरेंट में आए ग्राहक को अनु के रेस्टोरेंट में जाते हुए देखकर मिष्टी को बहुत गुस्सा आता है। बहुत ही कमाल का है रेस्टोरेंट तुम्हारा। यहाँ आकर अक्सर ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में ही हैं। तुम्हारा ग्राहकों के साथ पेश आना, पानी से लेकर गुड़ देना, थाली और बैठक की व्यवस्था और यहाँ का माहौल, सब कुछ एकदम कमाल का है। जी शुक्रिया। और इसीलिए मैंने अपने रेस्टोरेंट का नाम घर का खाना रखा है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तो मैं यहाँ पर एक सेल्फी खींचूंगी और अपनी बाकी सहेलियों को भी यहाँ आने के लिए कहूंगी। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। आए दिन मिष्टी का हौसला कमजोर होने लगता है। क्या हुआ मिष्टी, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ भी ठीक नहीं है प्रणीत। एक तरफ अनु है, जिसके रेस्टोरेंट में हर वक्त ग्राहक रहते हैं, और एक मेरा रेस्टोरेंट है, जहां मुझे रात में बचा हुआ खाना फेंकना पड़ता है। और मैं अकेली खा खा कर भी कितना खाऊं खाना। आज तो दिन भर बस 5 ही ग्राहक आए थे, इसीलिए कल तो मुझे रेस्टोरेंट खोलने का मन भी नहीं कर रहा। कोई बात नहीं मिष्टी, अब ये सब तो बिजनेस का ही पार्ट है। अब एक साथ इतनी तरक्की थोड़ी ना हो सकती है, धीरे धीरे ही होगी ना। इसीलिए तुम हिम्मत मत हारो और पूरे दिल से मेहनत करो। लेकिन मिष्टी हिम्मत हारती ही जाती है और वो बस 2 हफ्तों में ही अपना रेस्टोरेंट बंद करने का तय करती है। और ये देखकर अनु उसके पास आती है। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? जाओ ना, अपने रेस्टोरेंट में जाकर खाना बनाओ, वरना तुम्हारे ग्राहक भूखे बैठे रहेंगे। मैं समझ सकती हूँ मिष्टी कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। तुम इतने प्यार से और मेहनत से तरह तरह के पकवान बनाती हो और ग्राहक आते ही नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारी ही गलती है मिष्टी। क्या? हाँ मिष्टी, तुम्हें जगह देखकर रेस्टोरेंट खोलना चाहिए था। अब जिस इलाके में तुम्हारा रेस्टोरेंट है, वहां पर ज्यादातर 40 से 50 वाली उम्र के ही लोग रहते हैं और जवान लोग बहुत कम रहते हैं। लेकिन तुम अपना मॉडर्न रेस्टोरेंट किसी कॉलेज या ऑफिस कंपनी के सामने खोल देती और तो और ऑनलाइन सोशल मीडिया का सहारा लेकर अच्छी मार्केटिंग करती। लेकिन तुमने सब कुछ इतनी जल्दबाजी में कर दिया। और तो और तुम्हारे रेट्स भी कितने हाई हैं। शुरुआत में अगर कम रखकर आगे बढ़ाती तो भी चल जाता ना। हाँ अनु, शायद तुम सही कह रही हो। देखो मिष्टी, पुराने जमाने का और नए जमाने का खाना दोनों ही बेहतरीन है, अपने अपने तरीके से स्वादिष्ट है, लेकिन वो निर्भर करता है खाने वाले पर। अब जैसे कि हमारे घर पर माची और प्रणीत भाई साहब को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, वही कुहू और कार्तिक को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है।
सेम वैसे ही लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है। इसीलिए तुम अपने नए और मॉडर्न पकवानों को लोगों तक कैसे पहुंचाती हो वो तुम पर निर्भर करता है। इसलिए प्लीज मिष्टी, यू हिम्मत हार कर अपना रेस्टोरेंट बंद मत करो। तुम चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट में ही अपना खाना बेचा करो, क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट पर हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। थैंक यू सो मच अनु। मैं हमेशा से तुम्हारे खाने का और तुम्हारा तिरस्कार करती आई हूँ, लेकिन आज जब मैं अपनी हिम्मत हार रही थी तब तुमने ही मुझे आकर समझाया है। तुम बहुत अच्छी हो अनु। असल में तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा लोगों को अपना महसूस कराना ही तुम्हारे रेस्टोरेंट की तरक्की की सबसे बड़ी वजह है। और अब से मैं तुम्हारे ही रेस्टोरेंट में अपना खाना बनाकर बेचूंगी और तुम्हारी तरह रहने की कोशिश भी करूंगी। इस तरह अंत में दोनों एक ही रेस्टोरेंट में अपना खाना बनाकर बेचना शुरू करती हैं और दोनों खूब तरक्की करती हैं। खुशी की अर्जुन से नई शादी हुई होती है और वो जब अपने कमरे में बैठी होती है तभी वहां पर अर्जुन आ जाता है। आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? वो क्या है ना, शालू आने ही नहीं दे रही थी। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों सोना है तुम्हें? आज तो हमारी, देखो आज कुछ भी हो, लेकिन मैं आगे के लिए बता रही हूँ कि आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इतना बोलकर खुशी सो जाती है। शायद थकान के कारण उसने ऐसा कहा होगा। और वैसे भी अभी हम दोनों एक दूसरे को कितना ही जानते हैं, शायद इसीलिए चिढ़ रही होगी। एक बार में ही कितना कुछ बदल गया, तो मन तो बैठ ही जाता है ना। अर्जुन खुशी से कोई शिकायत नहीं करता और वो भी सो जाता है। फिर अगली सुबह, अरे खुशी, आज तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना, तो तुम आज सबके लिए मीठे में क्या बनाने वाली हो? अब ये भला क्या बात हुई? मेरी पहली रसोई की रस्म है तो ये कहाँ पर लिखा है क्या कि सबके लिए कुछ मीठा ही बनाना चाहिए? मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद और मुझे मीठा बनाना आता भी नहीं है। अरे वैसी बात नहीं है खुशी, लेकिन पहली रसोई की रस्म में मीठा इसीलिए बनाया जाता है ताकि नई बहू अपने रिश्तों में मिठास घोले और अपने घर वालों को मीठा खिलाकर उनके साथ नया रिश्ता शुरू करे। इसीलिए ये रस्म होती है। मुझे इन रस्मों की कुछ भी नहीं पड़ी है और मुझे जो बनाने आता है वो सिर्फ मेरी ही पसंद का आता है। और मैं अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए सबके लिए कुछ तीखा ही बनाऊंगी जो मुझे अच्छे से आता है। अब आप ही देख लो कि ये रस्म करवानी है या नहीं। अरे नहीं बहू, ऐसे मत बोल, हमें तो बस रस्म करवानी थी, लेकिन अब तुझे जो आता है तू वही बना दे। हमारे लिए तो वही रस्म हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं सबके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। खुशी सबके लिए बेरुखी से पहली रसोई की रस्म करती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब खुशी अपने कमरे में आराम से बैठी होती है तभी वहां पर अर्जुन आता है। चलो खुशी, जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? लेकिन किस लिए? क्योंकि आज हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी बहन ने बताया था कि तुम्हें मूवी देखना बहुत पसंद है, तो तुम्हारा वो मनपसंद हीरो है ना शाहरुख खान, आज हम उसी की मूवी देखने जाएंगे। तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, अगर तुम्हें जींस टॉप पहनने का मन है तो वो भी पहन सकती हो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन आपने मूवी की टिकट्स किसे पूछकर बनाई? अभी मेरा कहीं बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ऐसे मत बोलो ना खुशी, मैंने बहुत मन से किया है और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। देखो, तुम्हारा अब भी भले ही मन ना हो, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुम अगर मेरे साथ चलोगी ना तो वहां से खुश होकर ही घर लौटोगी। अरे जब मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं है तो आप मुझ पर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? और मुझे ऐसे फालतू के सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो आगे से ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। गुस्से में इतना बोलकर खुशी वहां से चली जाती है और उन दोनों की ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी मेघा सुन लेती है और वो अर्जुन से कहती है,
आप ठीक तो हो ना देवर जी? खुशी ने आपसे इस तरह से बात क्यों की भला? आप उन्हें अच्छे नहीं लगते क्या? ऐसा नहीं है भाभी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि खुशी को यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। लेकिन देवर जी, आपने ये जो मूवी की टिकट्स निकाली है, अब उनका क्या करोगे आप? अब उनका क्या है? आप भी तो घर में ही हो ना, और भैया को भी आज छुट्टी है, तो आप दोनों ही चले जाओ ना मूवी देखने। खुशी अपने पति के साथ अच्छा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करती। फिर कुछ दिनों के बाद जब मेघा और खुशी दोनों रसोई में काम कर रही होती हैं, तभी, वैसे खुशी, तुम तो यहाँ पर नई नई आई हो ना, तो इसीलिए तुम्हें नहीं पता, लेकिन देवर जी के पीछे ना काफी लड़कियां पड़ी थी, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे और समझदार हैं, कभी किसी से बदतमीजी नहीं करते और औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। औरतों और मोहल्ले में भी ऐसी कितनी लड़कियां थी जो देवर जी को अपने पति के रूप में मिलने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखा करती थी। पता नहीं मुझसे ऐसा कौन सा व्रत टूट गया जो मुझे आपके देवर जी पति के रूप में मिल गए। पूरी दुनिया में शायद मेरी ही किस्मत फूटनी थी। ऐसा नहीं है खुशी, तुम अगर अपना नजरिया बदलोगी ना, तो तुम्हें देवर जी से अच्छा कोई और दूसरा लग ही नहीं सकता। और तो और वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं, तो तुम भी उनकी तरफ एक कदम बढ़ा ही सकती हो ना। लेकिन आप हम दोनों के बीच में इतना क्यों बोल रही हो दीदी? अरे जब मेरी ही किस्मत इतनी फूटी हुई है, तो अपनी फूटी किस्मत की तरफ मैं एक और कदम क्या ही बढ़ाऊं। फिर कुछ दिनों के बाद रविवार आता है और खुशी अपने पूरे परिवार से कहती है, आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि हम सभी मिलकर बाहर खाना खाने जाएं। तो आज शाम हम डिनर के लिए चलते हैं ना। लो जी, आज तो सूरज कहीं और से ही निकला है, क्योंकि आज खुशी ने अपनी इच्छा जाहिर की है, तो आज हम सब पक्का जाएंगे बाहर डिनर करने। हाँ देवर जी, अरे आप तो वही करोगे जो आपकी बीवी चाहती है। हाँ भाभी, और करूँ भी क्यों ना, आखिर खुशी मेरी पत्नी जो है, और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। देखा खुशी, देवर जी आपसे कितना प्यार करते हैं। अरे वो तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर शाम के समय जब सभी लोग डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी अर्जुन और मेघा खुशी को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। अरे ये क्या खुशी, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? हम सब लोग तो तैयार भी हो गए और तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। नहीं दीदी, मेरा अभी कहीं जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, इसलिए हम डिनर आज घर पे ही करते हैं। अरे लेकिन अचानक से तुम्हें क्या हो गया खुशी? और आज तो तुमने खुद ने ही कहा था ना कि हम सब मिलकर डिनर पर चलते हैं, और अब जब सब तैयार हो गए हैं तो तुम ही मना कर रही हो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर मैं इसीलिए नहीं जा रही क्योंकि मुझे आप सबके साथ कहीं जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और बाहर अगर कहीं मेरे दोस्त मिल गए तब तो वो मेरा मजाक बनाएंगे। ये तुम क्या बोल रही हो खुशी? अरे पहले तुमने ही कहा था ना कि सब मिलकर डिनर पर चलते हैं, और अब खुद ही मना कर रही हो। अरे देवर जी तो तुम्हारे लिए इतना सब कर रहे हैं, किसी बात की कोई कमी भी नहीं रखते। जो तुम बोलती हो वही सब कर रहे हैं, तो अब तुम्हें हमारे साथ चलने में क्या दिक्कत है? देखिए दीदी, आप सब लोग जो भी कर रहे हो वो सब अपनी मर्जी से कर रहे हो। मैं क्या किसी के साथ जबरदस्ती करती हूँ क्या कि मेरे लिए ये करो या वो करो? और आप लोगों के साथ बाहर डिनर पर जाने से अच्छा मेरे लिए यही होगा कि मैं घर पर बैठकर दाल चावल ही खा लूं। लेकिन खुशी, अब हम तुम्हारा परिवार है, और कोई अपने परिवार के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? अरे जब परिवार और पति ही ऐसा मिला हो तो मैं कोई कुछ बोल नहीं सकती क्या? और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बाहर वाले भी कुछ बोलना शुरू करें, और इसीलिए मैं आपके परिवार के साथ या फिर आपके देवर के साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं करूंगी। लेकिन खुशी, अरे भाभी, बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जब खुशी ने साफ साफ बोल ही दिया है कि वो हमारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती,
तो हम खुशी के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? उसके मन के खिलाफ भी तो जाना सही नहीं है ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको जाकर बोल देता हूँ कि हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। खुशी के इस बर्ताव से सबको काफी बुरा लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद अर्जुन का दोस्त मयांक घर पर खाना खाने आता है। वैसे अर्जुन, मानना पड़ेगा तेरी किस्मत को। भाभी जी तो बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन खाना तो इन्होंने बहुत ही बेस्वाद बनाया है। अरे मुझे तो ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये तुम क्या कह रहे हो मयांक? मुझे तो खुशी के हाथ का खाना बहुत ही स्वाद लगता है। और ये तू नहीं, बल्कि तेरे अंदर का भाभी जी का डर बोल रहा है। वरना तो तू भी अच्छे से समझ ही रहा है कि भाभी जी कितना बुरा खाना बनाती है। ऐसा नहीं है मयांक, मैं खुशी से डर नहीं रहा। अरे तेरी शक्ल से साफ दिखाई दे रहा है कि तुझे भाभी जी से कितना डर लगता है। वैसे भाभी जी, आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? हाँ हाँ, अरे मेरे ही मुंह पर मेरी बुराई कर रहे हो और ऊपर से ये भी बोल रहे हो कि आपको बुरा तो नहीं लगा ना। अरे मुझे बहुत बुरा लगा। और अर्जुन, ये कैसे दोस्त थे आपके? आपके सामने मेरी कितनी बुराई कर रहे हैं और आप हो कि इन्हें कुछ भी नहीं बोल रहे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है खुशी, ये मयांक तो बस मजाक कर रहा है। अरे मजाक कैसे होता है ये तो मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आप लोगों को अगर मेरा खाना पसंद नहीं आ रहा तो आप लोग मेरे लिए एडजस्ट भी नहीं कर सकते क्या? अब मैं भी तो अर्जुन के साथ शादी होने के बाद एडजस्ट ही तो कर रही हूँ ना। मुझे भी कौन सा ये अर्जुन पसंद है। ये तुम क्या बोल रही हो खुशी? घर पर मेरा दोस्त आया है, थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो ना। हाँ तो क्या गलत बोल दिया मैंने? सच ही तो बोल रही हूँ मैं। अब सच अगर आपको बुरा लग रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। खुशी की इतनी बातें सुनकर मयांक घर से चला जाता है और तभी वहां पर मेघा आ जाती है। देखो खुशी, तुम्हारा दिल जीतने की मैं अब तक बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा दिल कभी जीत भी पाऊंगा। अरे तुमने अपने मन में मेरे लिए इतनी नफरत भर रखी है कि तुम मेरा प्यार कभी नहीं देख पाओगी। इसलिए प्लीज अब तुम इस जबरदस्ती के रिश्ते में मत रहो। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। अरे नहीं अर्जुन, ये आप क्या कह रहे हो? अरे मैं तो वही कह रहा हूँ जो तुम चाहती हो, और जबरदस्ती के ऐसे रिश्ते का कोई फायदा नहीं है खुशी। नहीं अर्जुन, ये रिश्ता जबरदस्ती का नहीं है। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ और इतने दिनों से मैं सख्ती से इसीलिए बर्ताव कर रही थी ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप मुझे मनाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। मैं तो बस आपको परख रही थी और कुछ भी नहीं। इसीलिए मुझे इस रिश्ते को खत्म नहीं करना है। क्या तुम इतने दिनों से बस मुझे परख ही रही थी? अरे मैंने दिल से कोशिश की और तुम मुझे परख रही थी। अरे रिश्ते में कभी परखा नहीं जाता, बल्कि अपनी कमियों को अपनाया जाता है। हाँ खुशी, तुम तो कहती हो कि अपने पति से प्यार करती हो और उसे दुख भी पहुंचा रही थी। अरे इतने दिनों में तुम्हें तेवर जी का प्यार नहीं दिखा क्या? अरे भाभी, खुशी को मेरा प्यार कैसे दिखेगा? उसने तो अपनी आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी बांध रखी थी। लेकिन अब बस, अब मैं खुद को और दुख नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और अब तक मैंने जितना भी आपका दिल दुखाया है मैं उसकी पूरी भरपाई करूंगी। नादानी में आकर मैंने ये गलती तो कर दी, लेकिन अब मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। हाँ खुशी, तुम्हारे लिए तो यही सही रहेगा, क्योंकि एक तरफा कोशिश कहीं ना कहीं जाकर रुक ही जाती है, जैसे देवर जी की अभी रुक गई। और अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब बिखरे हुए रिश्ते को तुम ही संभाल सकती हो। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, लेकिन मैं अब सब ठीक कर दूंगी। देवरानी को देवर पसंद तो था, लेकिन अब तक वह बस उसे नापसंद होने का नाटक कर रही थी। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो खुशी ने अपनी गलती भी सुधारी। शर्मा निवास में विभूति शर्मा जी अपनी बीवी संध्या, बेटे मिहिर
और बहू उर्वशी के साथ रहते हैं। उनकी बहू एकदम बिगड़ेल होती है। एक रोज, ये सब क्या है उर्वशी? दिन रात जब देखो तब बस लेटी ही रहती हो और फोन में घुसी हुई होती हो। अरे बाबा, घर में कोई काम वाम भी कर लिया करो ना। माँ और पापा फिर से शिकायत कर रहे थे तुम्हारी। अरे मिहिर, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। अरे क्या शुरू मत हो जाओ? तुम्हें कोई मजदूरी करने के लिए नहीं कह रहा है। जो तुम्हारे हिस्से में थोड़े बहुत काम आते हैं वही करो ना। लेकिन नहीं, तुमने तो कसम खाकर रखी है कि तुम किसी की नहीं सुनोगी। हाँ हाँ, नहीं सुनूंगी। जो करना है कर लो। और प्लीज अब मुझे परेशान मत करो और थोड़ी शांति रखो। मैं अपनी पसंदीदा सीरीज देख रही हूँ, वरना ना चाहकर भी मुझे तुम्हारे मुंह पर सेलो टेप लगाना होगा। क्या? अरे एक तरफ मोहल्ले की बाकी लड़कियां हैं जो अपने पति और अपने ससुराल का अच्छे से ख्याल रखती है, और एक तरफ तुम हो जो अपने ससुराल और पति का ध्यान रखना तो दूर की बात है, उनसे ठीक से बात भी नहीं करती। मैं तो फंस गया हूं तुमसे शादी करके, सच में। अरे तो जाओ ना, कर लो उन सारी मोहल्ले की सुशील सभ्य लड़कियों से शादी। बार बार उनसे तुलना करके मेरा दिमाग खराब करते रहते हो तुम और तुम्हारे माँ पापा। जाओ, उनके ही घर में जाकर रहो, इडियट कहीं के। क्या? अरे यार। उर्वशी का यह धीट बर्ताव देखकर मिहिर अपना सर पकड़ लेता है। फिर एक दिन जब उर्वशी मोहल्ले की बाकी सारी बहुओं से मिलती है, तभी, अरे अनुष्का, प्रणाली, इशिता, तुम तीनों की तीनों पागल हो गई हो क्या, जो आंख बंद करके अपने ससुराल वालों की दासी बनी बैठी हो? ये तुम क्या कह रही हो उर्वशी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और अनुष्का, तुम्हारा पति हर बार बस अपने काम में ही उलझा रहता है ना, जिस कारण वो तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। हाँ ना बहन, उसी के कारण मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। मेरा पति अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि हमारी तो ठीक से अभी तक सुहागरात भी नहीं हो पाई। बेचारी रे। लेकिन एक सच बताओ, तुम्हारा पति किसी काम में नहीं बल्कि किसी लड़की में उलझा हुआ है। क्या? हाँ बहन, कोई भी व्यक्ति काम में इतना उलझा हुआ नहीं हो सकता कि वो अपनी बीवी को ही समय ना दे पाए और साथ ही उसके साथ प्यार भरे समय ना बिता पाए। दाल में जरूर कुछ ना कुछ तो काला है। हाँ यार उर्वशी, शायद तुम सही कह रही हो। आजकल उन्हें कॉल्स भी बहुत आते हैं और घर आकर भी वो फोन पे ही लगे होते हैं। अरे वही तो मैं कह रही हूँ तुझे, लड़की का चक्कर है बाबू भैया। इसलिए जब वो अब तुम्हें भाव दे तब तुम उन्हें बदले में वापस भाव ही मत देना और खुद अपनी ही कंपनी एंजॉय करना, जैसे को तैसा करना, और तभी जाकर उस फटीचर की अकल ठिकाने आएगी। हाँ उर्वशी, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। और रही बात इस इशिका की, इशिका सच सच बताना, तुम्हारी सास तुम्हें कैसी लगती है? मेरी सासू माँ तो एकदम प्यारी है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। वो हर वक्त बस मेरे लिए मीठी मीठी बातें ही बोलती रहती है और वो भी मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार देती है। बहुत अच्छी है वो। अरे इशिता, जाग जा बहन, क्योंकि ये सब सिर्फ एक बेकार सपना है। क्या? ये तू क्या बोल रही है? हाँ इशिता, मैं एकदम सही बोल रही हूँ। तुम्हारी सास की असलियत जाननी है क्या तुम्हें? अरे तुम्हारी सास एक नंबर की दोगली औरत है। मेरे घर आकर मेरी सास से तुम्हारे बारे में कितनी कड़वी कड़वी बातें बोलती है। अरे वो तो बस उन्हें तुमसे काम निकलवाना होता है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ झूठ मूठ में अच्छे से पेश आती है। ये तुम क्या बोल रही हो उर्वशी? मेरी सासू माँ इतनी बुज़दिल होगी, ये मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। लेकिन अब से तू अपनी बुज़दिल सास का कोई कहना मत मानना और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना। अगर तुम उनकी नजरों में बुरी बन जाती हो तो बन जाओ, लेकिन ऐसे लोगों के लिए अपना समय और अपनी ताकत को हरगिज बर्बाद मत करो, जो मुंह पे कुछ बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और ही बोलते हैं। सही कहा तुमने उर्वशी, लेकिन अब मैं भी अपनी सासू माँ को बताऊंगी कि क्या होता है जब कोई किसी के साथ विश्वासघात करता है। हाँ हाँ जरूर। और तू प्रणाली मैडम, तुम सच में 26 साल की ही हो ना? हाँ तो क्या मैं तुम्हें दूध पीती हुई बच्ची लग रही हूँ क्या?
और नहीं तो क्या। अरे तुम इतनी नादान कैसे हो सकती हो जो तुम्हारी ननंद और सास की चालबाजियां तुम्हें दिखाई ही ना दे। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं उर्वशी। देखा ना, ये फिर से नादान बन गई। अरे यार, तुम तीनों की तीनों अपने आंखों पर रखा हुआ ये प्यारा सा चश्मा हटाओ। और ये ससुराल वाले तो पराए ही रहते हैं, ये अपने कभी नहीं बन सकते। अरे प्रणाली, तुम्हारी ननंद हर 15 दिन में अपने मायके रहने आती है और वहां पर रहकर आराम फरमाती है। अरे वैसी बात नहीं है उर्वशी। मेरी ननद की तबीयत हर 15 दिनों में खराब होती रहती है और उसके ससुराल वाले तो दूसरे गांव रहते हैं और वो यहाँ अपने पति के साथ रहती है और वो पति तो दिन भर काम पर जाता है, इसीलिए वो अकेले रहने की जगह अपने मायके चली आती है। अरे मेरी भोली प्रणाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ननंद बस तुम्हें बेवकूफ बना रही है। क्या? अरे साधारण सी बात है, हर 15 दिन में कोई भला बीमार कैसे पड़ सकता है। इसीलिए कह रही हूं मैं तुझे, तू बहुत नादान है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। क्योंकि अगर तू समझदार होती तो अपनी ननंद की ये चाल समझ जाती। अरे वो तो बस आराम करने के लिए आती है मायके, और मैं तो ये कहती हूँ कि इन सब में तेरी सास भी मिली हुई है। हाँ उर्वशी, शायद तो सही कह रही है। अरे मैंने तो इसे इस पहलू से कभी सोचा ही नहीं। तो फिर अब सोच, और अपनी ननंद का कोई काम मत सुनना, उसे ही करने दे सारे काम, और तभी जाकर वो मायके आना बंद करेगी। अरे जब तक तू एक बेवकूफ की तरह उसकी सेवा करती रहेगी तब तक वो आती ही रहेगी। एकदम बराबर कहा तूने, अब से मैं यही करूंगी। शुक्रिया उर्वशी, तूने तो हम सबकी आंखें खोल दी यार। फिर वो तीनों वहां से चली जाती हैं और उसके बाद चलो, मेरा इन लोगों को भड़काने का मकसद तो पूरा हो गया। ये मोहल्ले की बहुएं तो हद से ज्यादा ही सर्वगुण संपन्न है और मेरे ससुराल वाले मेरी तुलना इन सब से करते हैं। लेकिन अब देखना, जब ये लोग भी बिगड़ जाएंगे तब मेरे ससुराल वाले मुझे कोई ताना नहीं दे पाएंगे और मोहल्ले की ये सुशील बहुएं भी मेरी तरह एकदम बिगड़ेल बन जाएगी। फिर अगले दिन अनुष्का के घर पर, अरे अनुष्का, आज मैं दिन भर खाली हूँ, ऑफिस का सारा काम भी निपटा चुका हूँ, तो आज के दिन का हर एक मिनट तुम्हारे नाम पर। चलो मेरी जान, आज हम कहीं घूमने चलते हैं। अरे चुप बैठो और दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कहा? वही जो तुमने सुना। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है। लेकिन अनुष्का, तुम अचानक से ऐसे क्यों बोल रही हो? हर बार तो तुम मेरे साथ बाहर जाने के लिए कितनी एक्साइटेड रहती हो, लेकिन मैं ही मना करके तुम्हारा मूड हमेशा ऑफ कर देता हूँ। फिर आज जब मेरे पास समय है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रही? क्योंकि जब मेरा मन होता है तब तो तुम्हें मेरी कुछ पड़ी ही नहीं होती, और अब जब तुम खाली हो तब तुम्हें अपनी बीवी की याद आ रही है। जाओ, किसी और लड़की के साथ ही चले जाओ। वैसे भी आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो, शायद बाहर तुम्हें कोई मिल गई होगी। अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? कोई इतना बिजी कैसे हो सकता है? वो भी अपने काम को लेकर। उल्लू बनाना है तो किसी और को जाकर बनाओ, लेकिन मुझे नहीं। अब जाओ यहाँ से। अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं अकेली ही घूमने जाऊंगी। लेकिन अनुष्का, मेरी बात तो सुनो, तुम बहुत गलत सोच रही हो। वही दूसरी तरफ प्रणाली के घर में जब उसकी ननंद जीविका फिर से मायके रहने आती है तभी, अरे भाभी, बहुत थकान हो चुकी है, गर्मा गर्म चाय बनाकर दो ना। बुखार भी बहुत आ गया है मुझे, इसलिए चली आई मैं यहाँ पर। मैं कोई चाय वाय नहीं बनाने वाली। क्या? हाँ, अरे आप अपने काम खुद ही करो ना। मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या? अब धीरे धीरे मैं सब समझ पा रही हूँ कि आप बस बीमारी का नाटक करती हो ताकि आप हर 15 दिन में यहाँ आकर आराम से रह सको। कोई काम वाम तो करती नहीं हो, बस आकर मेरा काम बढ़ा देती हो। आपका खाना, आपके पति का टिफिन, कितना कुछ करना पड़ता है मुझे। अरे भाभी, आप ये क्या बोल रही हो? आप जानती हो ना कि मुझ में बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके चलते मैं हर 15 दिन में कमजोर पड़ जाती हूँ, और तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है।
हाँ हाँ, ये नाटक ही है तुम्हारा। तुम्हारी माँ और तुम दोनों के दोनों मिले हुए हो और मिलकर मेरी बैंड बजाते रहते हो और काम करवा कर मेरी बैंड बजाते रहते हो। लेकिन अब बस, अब से मैं कोई काम नहीं करूंगी। प्रणाली का ये रूप देखकर जीविका अब हैरान रह जाती है। वही इशिता के घर में जब उसकी सास सुमित्रा उसके लिए साड़ी लेकर आती है, तभी, ये देख बहू, तेरे लिए मैंने साड़ी लाई है। तू मेरे लिए कितना कुछ करती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती है। तो मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। क्या जरूरत थी ये सारा दिखावा करने की माँ जी? दिखावा मतलब? मैं सब समझ रही हूँ माँ जी। जब आपको कोई काम करवाना होता है तब आप बराबर मीठी मीठी बातें करती हो। सामने से तो अच्छी बनती हो, लेकिन पीछे से बुरी बातें करती हो, और यही आपका व्यक्तित्व है। नहीं बहू, ये तू क्या बोल रही है? चुप रहिए माँ जी। मुझे तो आपसे बात करने का भी मन नहीं है। अब से मैं सिर्फ जरूरी काम ही करूंगी। बाकी के छोटे मोटे काम आप खुद ही कर लेना, या फिर कोई नौकरानी लगा देना। बहुत बन ली मैं अच्छी, लेकिन अब बुरी ही बनूंगी, क्योंकि अच्छा बनकर तो आपने धोखे के सिवा और कुछ दिया भी नहीं है। लेकिन बहू, तू ये सब अचानक से ये क्या बोल रही है? और कैसा धोखा दिया है मैंने तुझे? इशिता बिना कुछ कहे ही बाहर से चली जाती है। और इस तरह अब उर्वशी के भड़काने के कारण इशिता, प्रणाली और अनुष्का तीनों अपने अपने घरों में बुरी बन जाती हैं। और ये बात अब मोहल्ले में भी फैल जाती है। फिर शर्मा जी के घर पर, हे भगवान! अरे बहू, अब चाय मुझे अगले जन्म में ही मिलेगी क्या? ये लीजिए, और ज्यादा चिल्लाइए मत। अरे हद होती है। एक चाय बनाने के लिए तुझे इतनी देर लगती है क्या? तुझसे तो कोई काम ठीक से भी नहीं होता, बस फोन चलाने आता है तुझे। अरे मोहल्ले की बाकी बहुओं को देख और कुछ सीख उनसे। सारी की सारी कितनी गुनी बहुएं हैं। घर के सारे काम सही समय पर करती हैं, वो भी एकदम अच्छे से और शांत रहकर। अरे बस पापा जी, शायद आप लोगों को अंदर की बात नहीं पता। अरे पूरे मोहल्ले में ये बात भी फैलने लगी है कि आजकल हमारे मोहल्ले की बहुएं अपने ससुराल वालों से झगड़ने लगी हैं। और हम सब भी जब मिलते हैं ना, तब वो सारी बहुएं अपने ससुराल वालों के बारे में सब कुछ बताती हैं। अरे सबकी सब नाटक करती है अच्छा बनने का, वरना सारी लड़कियां मेरे ही जैसी हैं। उर्वशी की ये बातें सुनकर शर्मा जी और उनकी बीवी चुप हो जाती हैं। अब ऐसे ही उर्वशी मोहल्ले की बहुओं को भड़का भड़का कर उन्हें बिगाड़ने लगती है। फिर एक रोज, क्या ये तुम क्या कह रही हो उर्वशी? हाँ अनुष्का, तुम तीनों के पति उस दिन क्लब में नाच रहे थे, वो भी लड़कियों को गोदी में उठाकर। अरे मैं भी मौजूद थी वहां पर, और वो तीनों तो उन लड़कियों को छोड़ भी नहीं रहे थे। अरे वो तो उनसे इस कदर चिपके हुए थे जैसे मानो वो उनकी गर्लफ्रेंड ही हो। बहुत हो गया यार, अब हम अपने पतियों को नहीं छोड़ेंगे। फिर अनुष्का घर जाकर अपने पति रजत को खूब पीटती है। अरे मेरी माँ, तुम्हारी कसम, मैं उस क्लब में गया था, लेकिन हम सब अकेले ही थे। अरे ना तो हमारे साथ कोई लड़की थी और ना ही तुम्हारी वो सहेली उर्वशी वहां पर मौजूद थी। अच्छा, तो इसका मतलब मेरी सहेली उर्वशी झूठ बोल रही है? अरे हाँ बाबा, वो झूठ बोल रही है। अगर इतना ही शक है तो जाओ, जाकर क्लब का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, तभी तुम्हें सारा सच समझ आ जाएगा। अब अनुष्का, इशिता और प्रणाली तीनों उस क्लब में जाकर वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। और वाकई में उसमें उनके पति अकेले ही होते हैं और उस पार्टी में उर्वशी मौजूद ही नहीं होती। फिर वो तीनों गुस्से में आग बबूला हो जाती है। इसका मतलब उर्वशी ने हमसे झूठ कहा। लेकिन क्यों? क्यों किया होगा उसने ऐसा? उसे हमारे पतियों को हमारी नजरों में बुरा बनाकर क्या मिलेगा? सुकून। क्या? हाँ, अब मुझे सब समझ आ चुका है कि उसने ये सब क्यों किया। उसके ससुराल वाले उसे दिन रात सुनाते रहते हैं और हमारी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं उसके सामने। ओ माय गॉड! और ये सब मैं पहले से ही जानती हूँ, और इसीलिए उसने हम तीनों को अपने ससुराल वालों के खिलाफ भड़काया,
ताकि हम उन लोगों से झगड़े और हम भी बुरे बन जाए, ठीक उसी तरह जिसके बाद हमारी बुराई होगी और उसके ससुराल वाले उसे ताने देना छोड़ देंगे और साथ ही हम भी उर्वशी की टीम में आ जाएंगे और उर्वशी की जलन भी कम हो जाएगी। बाप रे, क्या गेम खेला है उस उर्वशी ने। लेकिन अब बस, बहुत हुआ उसका, अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो तीनों उर्वशी के पास चली जाती है और वो उसे खूब सुनाने लगती है। अरे तुम तीनों पागल वागल हो गई हो क्या? भला मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों के खिलाफ क्यों भड़काऊं? आज तक मैंने तुम लोगों से जो भी कहा है सच ही कहा है। चुप हो जाओ उर्वशी, हमने अभी उस क्लब की फुटेज चेक की है और उसमें हमारे पति किसी भी लड़की के साथ मौजूद नहीं है और तो और वहां पर तुम भी नहीं थी। देख उर्वशी, हम सब जान चुके हैं कि तुमने हमें बुरा बनाने के लिए ये सब किया है। और नहीं तो क्या। अरे कितनी गिरी हुई हो यार तुम, सच में। तुम्हारा सुनकर ही हम हमारे अच्छे ससुराल वालों के साथ बुरा बर्ताव करने लगे थे। बाप रे बहू, ये घटिया हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? अब उर्वशी एकदम से चुपचाप सर झुकाए शर्मिंदा होकर खड़ी होती है। फिर संध्या फौरन उसका सारा सामान बांधकर घर के बाहर रख देती है। ऐसा मत कीजिए माँ जी, मुझे माफ कीजिए। नहीं, अब तू यहाँ पर नहीं रहेगी। निकल जा मेरे घर से। नहीं चाहिए मुझे तेरी जैसी बहू। अरे इतने दिनों तक तेरे सारे नाटक सहन कर लिए, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। नहीं माँ जी, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, और तुम तीनों भी माफ कर दो मुझे। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। अपने आप में अच्छा बदलाव लाना चाहती हूँ। माँ जी, मैं एक अच्छी बहू और बीवी बनकर दिखाऊंगी। बस मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, प्लीज माँ जी। काफी मिन्नतें करने के बाद उर्वशी की सास और उसकी सहेलियां उसे माफ कर देती हैं, जिसके बाद वो अपना बुरा बर्ताव छोड़कर सबके साथ अच्छे से रहने लगती है।